हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम इसका ग भाग कर चुके हैं, समुदाय और समाज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की, यानी हम करेंगे आपका मूल्यांकन कि आपको ये लेसन कितना समझ में आया और कितना आपने इसको लर्न कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है संक्षेप में समुदाय का अर्थ बताइए और समुदाय के कुछ कार्यों की जानकारी दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, हमने बहुत अच्छे से इसको कर लिया है। आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। समुदाय लोगों का एक छोटा समूह हो सकता है, यानी एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी मूल्य को, गतिविधि को साझा करते हैं, किसी एक्टिविटी को बांटते हैं, या लोगों का एक ऐसा समूह जो अस्थायी रूप से किसी साझे उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं, यानी कि केवल किसी टेम्परेरी, किसी पर्पस के लिए, किसी थोड़ी देर के उद्देश्य के लिए अगर वो इकट्ठे हुए हैं। जैसे इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट पे कोई ग्रुप अगर चैटिंग कर रहा है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। या खेल के मैदान में कुछ बच्चे इकट्ठे हुए हैं किसी खेल को खेलने के लिए, चाहे वो हमेशा इकट्ठे नहीं होंगे लेकिन उस समय उन्हें एक समुदाय हम कह सकते हैं। इस प्रकार समुदाय लोगों के किसी समूह की एक निरपेक्ष धारणा है जो साझी मूल्य, विश्वास, स्थान, हितों और एक साझी विरासत को बांटता है। जब कुछ लोगों का समूह किन्हीं मूल्यों को, किन्हीं विश्वासों को, या हम कहें कि किसी स्थान को भी बांट रहा है, यानी एक स्थान पर रहने वाले सभी लोग जो हैं उनका जो समूह है उसे हम समुदाय कहेंगे। हम किसी परिवार में रह रहे हैं जहां हमारे रीति रिवाज, हमारे मूल्य एक जैसे हैं, उसे भी हम समुदाय कहेंगे। हम किसी एक भाषा को शेयर कर रहे हैं, यानी हम सब मिलकर एक भाषा बोल रहे हैं, तो एक भाषा को बोलने वाले लोगों के समूह को भी हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। समूह के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जो ग्रुप है, जो उसकी संख्या है वो कितनी है, इसे एक अधिक संबद्ध इकाई वाला समूह माना जाता है। हम बात कर रहे हैं समुदाय की, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारी जो फैमिली है, हमारी जो रिश्तेदारी है, वो भी किसके एग्जाम्पल हैं, समुदाय के एग्जाम्पल हैं। ये था समुदाय का अर्थ। अब हम बात कर लेते हैं समुदाय की कार्यों की, कि कोई भी जो समुदाय है वो अपने सदस्यों के लिए क्या कार्य करता है। सबसे पहला कार्य है व्यक्ति की पहचान। देखिए, हमें जो आइडेंटिटी मिलती है, हमें जो पहचान मिलती है वो समुदाय में रहकर मिलती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज के बिना अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में हमें एक पहचान मिलती है। हम किसी सोसाइटी की, किसी स्कूल की, किसी भी समुदाय की हम बात कर रहे हैं तो समुदाय सबसे पहला कार्य करता है अपने सदस्य को एक पहचान, एक आइडेंटिटी देने का। जीवित रहने, शिक्षा, आजीविका, मनोरंजन, सुरक्षा और देखभाल के अवसर प्रदान करना। देखिए, ये जो समुदाय होता है वो हमारी शिक्षा का, हमारी मनोरंजन का, हमारी देखभाल का, हमारी आजीविका का, हमारी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखता है। अगर हम एक उदाहरण लें कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं वो भी एक समुदाय है, तो वहाँ पर हमें अच्छी एजुकेशन मिले, हमारा मनोरंजन हो, हमारी पूरी देखभाल हो, हमें पूरा सहयोग मिले, हमारे भावनात्मक जो संबंध हैं उनको मजबूती मिले, इन सब का पूरा ध्यान रखा जाता है। कहाँ पर, एक समुदाय में। युवा पीढ़ियों को सामाजिक भागीदारी के लिए तैयार करना, यानी कि एक समुदाय में रहकर ही हम सीखते हैं कि हमारी भी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमें भी समाज का एक सक्रिय सदस्य बन के रहना है। ये सब बातें हम कहाँ सीखते हैं, समुदाय में रहकर। सुनिश्चित करना कि समूह बना रहे। व्यक्तियों के बिना समूह का कोई अस्तित्व नहीं है और समूह के बिना व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब चीज़ें भी हम एक समुदाय में रहकर सीखते हैं। किसी व्यक्ति को समुदाय और समाज के कार्यशील सदस्य के रूप में परिवर्तित करने में सहयोग करना, ये एक और कार्य है समुदाय का, कि कोई भी जो व्यक्ति है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। ये कार्य भी किसका होता है, समुदाय का होता है। तो ये थे समुदाय के कार्य। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। समाज के शब्द से आप क्या समझते हैं, यह समुदाय से किस प्रकार भिन्न या समान होता है। देखिए, हमने इस चैप्टर में दो शब्दों की बात की थी, समुदाय और समाज। तो इनमें क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं, हमें ये बताना है। समाज शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। देखिए, हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें अगर हम बात करें समाज की तो दो शब्द हैं, एक है सम और दूसरा है अज। सम और अज, इन दोनों से मिलकर क्या बना है, समाज।
सम का क्या अर्थ होता है बच्चों? इकट्ठा करना यानी कलेक्ट करना। और एक साथ, अज का क्या अर्थ होता है? साथ रहना। तो इस प्रकार समाज शब्द का अर्थ हुआ एक साथ रहने वाला समूह, यानी ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो एक साथ रहता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक साथ रहता है उसे हम कहते हैं समाज। किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, सम और अज। बच्चों बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, उसने अपने लंबे इतिहास में एक संगठन का निर्माण किया है। देखिए, हम जब हिस्ट्री की बात करें तो हमें बहुत सारे ग्रुप ऐसे देखने को मिलेंगे जो मनुष्य ने बनाए हैं। वह जैसे जैसे मस्तिष्क जैसी अमूल्य शक्ति का प्रयोग करता गया, उसकी जीवन पद्धति बदलती रही। हम बात कर रहे हैं मनुष्य के विकास की, कि पहले मनुष्य का विकास इतना ज़्यादा नहीं था। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना शुरू किया और उसकी जो लाइफस्टाइल है, उसके जो रहने का तरीका है, धीरे धीरे बदलता गया। आपको पता है, पहले रहने के लिए घर नहीं थे, खाने के लिए ऐसा भोजन नहीं था, बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आता गया। जीवन पद्धतियों के बदलने से मनुष्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ और इन आवश्यकताओं ने मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना आरंभ किया। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य की लाइफस्टाइल बदलती गई, उसकी आवश्यकताएं भी बदलती गई और उसकी आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण एक आवश्यकता थी एक समूह, जिसके कारण ही समाज का निर्माण हुआ। इस प्रकार के बंधन से संगठन बने और यही संगठन समाज कहलाया। ये जो सामाजिक बंधन थे, इसी को हम आज कहते हैं समाज। इसलिए समाज मानव समूह की एक विशाल और निरपेक्ष संकल्पना है। आपको समझ आ गया है कि समाज क्या है। अब हम बात कर लेते हैं समाज और समुदाय। समाज, सजातीय समूह शब्द का आशय भी वही साझी वास्तविकता है जो समुदाय का अर्थ है। कहने का आशय ये है कि अगर हम आम भाषा में बात करें तो हम इन तीनों शब्दों को पर्यायवाची मानते हैं, यानी किसी के स्थान पर भी किसी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ये तीनों शब्द एक ही होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम समाज विज्ञान की बात करें, हम सोशल साइंस की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, तो समुदाय और समाज, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आम भाषा में, हमारी भाषा में इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन समाज विज्ञान में इनमें थोड़ा अंतर है। समाज में मानव समूह की एक विशाल, अधिक निरपेक्ष संकल्पना आती है। यानी अगर हम समाज की बात करें तो एक विशाल संकल्पना इसमें शामिल है, जबकि समुदाय को एक अधिक संबद्ध इकाई वाला समूह माना गया है। यानी जो समुदाय है वो आपस में अधिक ज़्यादा रिलेटेड, अधिक ज़्यादा कनेक्टेड होता है। परिवार और रिश्तेदारी समुदायों के उदाहरण हैं। हमने बहुत सारे समुदाय के और समाज के उदाहरण किए थे। हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो परिवार है, जो रिश्तेदारी है, वो समुदाय का उदाहरण है। इसमें बड़ी मात्रा में ज्ञान, अनुभव, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज, इन सबको हम साझा करते हैं, इन सबको हम बांटते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें समाज की, तो अधिक वृहद और व्यापक होते हैं, जिसमें कई समुदायों का अस्तित्व पाया जा सकता है। कहने का आशय ये है कि एक समाज के अंदर बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं, यानी बहुत सारे समुदाय मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकी और यूरोपीय समाज के अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्र और बहुत सारे समुदाय शामिल हैं। यानी हम अमेरिकी और यूरोपियन सोसाइटी की बात करें तो इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। अब आप अच्छे से समझ लीजिए कि समाज बड़ा रूप है और समुदाय छोटा रूप है। यानी छोटे छोटे समुदाय मिलकर किसका निर्माण करते हैं? समाज का निर्माण करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, संस्कृति क्या है? व्हाट इज कल्चर? इसे उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों। संस्कृति शब्द मूलतः किसी जाति के जीवन शैली का द्योतक होता है। यानी हमारा जो रहन सहन, हमारा जो खाना पीना, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, जो शैली है, उसी को हम कहते हैं संस्कृति, हमारा कल्चर। संस्कृति के अंतर्गत किसी व्यक्ति या किसी समूह के परिवेश के सारे तत्व सम्मिलित होते हैं। इसमें दोनों तरह के तत्व आते हैं, फिर चाहे वो मूर्त हो, यानी ऐसे भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, या अमूर्त जिन्हें हम नहीं दे सकते, जैसे हमारे विश्वास, हमारी मूल्य, हमारी धारणाएं, हमारी रीतियां, ये सारे के सारे तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं जो लोगों ने अपने प्रयोग के लिए बनाए हैं।
संस्कृति शब्द साधारण भाषा में बहुत सारी बातों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम बात करें इस शब्द की तो हम आम भाषा में इसका बहुत अधिक अर्थ निकाल लेते हैं, यानी अलग अलग अर्थों में हम इसको प्रयोग करते हैं। कई बार तो हम संस्कृति का प्रयोग उच्च समाज के अर्थ में भी करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को सुसंस्कृत कहना, यानी कई बार हम इस शब्द का अर्थ हाई सोसाइटी से लेते हैं, यानी उच्च समाज से। अगर हमने किसी व्यक्ति को कहा कि ये सुसंस्कृत है, ये कल्चर्ड है, तो हमारा वहाँ कहने का आशय होता है कि ये एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है। लेकिन ये हमारी बोलचाल में है, हमारी भाषा में है, जबकि हम संस्कृति का प्रयोग लोगों की धारणाएं और उनके जीवन शैली के अर्थ में करते हैं। जैसे जो भोजन हम खाते हैं, देखिए अलग अलग संस्कृति में अलग अलग भोजन खाया जाता है। हमारा जो भोजन है वो हमारी संस्कृति का परिचायक होता है। हमारे जो वस्त्र हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, वो भी हमारी संस्कृति का परिचायक होता है। कई बार तो हम कपड़ों से ही पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति किस संस्कृति का है। जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और भारत में तो बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारी भाषाएं, और उन भाषाओं के अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। जिन उत्सवों में हम हिस्सा लेते हैं आदि सभी कार्य इसमें सम्मिलित हैं। हमारे जो उत्सव हैं वो भी हमारी संस्कृति के परिचायक होते हैं। देखिए, हिंदुओं के उत्सव अलग हैं, मुसलमान के अलग हैं, सिख के अलग हैं, ईसाई के अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा रहन सहन, खान पान, तो ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति की परिचायक होती हैं। संस्कृति में लोगों के विचार भी शामिल हैं। ये तो बात थी भौतिक वस्तुओं की, मूर्त वस्तुओं की, लेकिन अमूर्त वस्तुएं भी संस्कृति में आती हैं, जैसे हमारे विचार, हमारे मूल्य या हमारी धारणाएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक उन विभिन्न बातों की एक सक्रिय और जटिल रचना है जो हमारे वर्तमान, अतीत और भविष्य का एक अंग है। यानी हमने अपने परिवार में देखा है, अपने बुजुर्गों से सुना है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं और आगे भी बनाए रखेंगे। तो ये हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक अंग है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। टीवी और इंटरनेट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुझे उम्मीद है इसे आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया होगा, क्योंकि इसकी चर्चा हमने बहुत विस्तार से की थी कि इन दोनों का हमारी सोसाइटी पर, व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। खास करके हमने आपके संदर्भ में, यानी बच्चों के संदर्भ में इसकी चर्चा की थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, हमारी जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसमें हमारे रूटीन में जिस मीडिया के साथ हम बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, उसमें मुख्य रूप से क्या सम्मिलित है? टीवी और इंटरनेट। यानी टीवी और इंटरनेट का प्रयोग आज हम हमारे दैनिक जीवन में मीडिया के रूप में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टीवी का हमारी सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये जो टेलीविज़न है इसमें ऑडियो और वीडियो यानी श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्रियां शामिल हैं। यानी हम किसी भी विषय वस्तु को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और उसका ये जो फीचर है, इसके कारण कोई भी जो टेलीकास्ट है, कोई भी जो प्रसारण है, ऐसा लगता है लाइव है, हमारी आंखों के सामने ही चल रहा है। हम उसको अच्छे से महसूस कर पाते हैं ऑडियो और वीडियो के कारण। इसलिए इसका प्रभाव भी लोगों पर त्वरित और सर्वाधिक होता है। त्वरित यानी तुरंत होता है, शीघ्र होता है और बहुत ज़्यादा होता है। इसके द्वारा हमें मनोरंजन मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं। जनमत का निर्माण होता है, सूचनाओं का प्रसार होता है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है उसको अगर चारों तरफ फैलाना है, उसका प्रसार करना है, कोई जानकारी लेनी है, उसके लिए भी टीवी कारगर है। भ्रष्टाचार और घोटालों का पर्दाफाश, यानी कि आज का जो समाज है उसमें कोई भी अगर करप्शन है, कोई घोटाला हो रहा है, तो मीडिया जो है, टीवी जो है, वो तुरंत उसका पर्दाफाश करके हमारे सामने न्यूज़ के रूप में ले आता है। और समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना, इतने उद्देश्यों की पूर्ति होती है। सोशल रियलिटी जो समाज की वास्तविकता है वो टीवी के माध्यम से हमारे सामने आती है। टीवी के माध्यम से लोगों को देश विदेश की हर गतिविधियों की जानकारी मिलती है। देखिए, हम घर बैठे
पूरे वर्ल्ड के बारे में, पूरी कंट्री के बारे में, पूरी स्टेट के बारे में हम जान सकते हैं बिना कहीं जाए। किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से। इतना ही नहीं, चुनाव और अन्य परिस्थितियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जनसाधारण को अवगत कराने में भी टीवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब इलेक्शंस होते हैं, जब हमारे चुनाव होते हैं, तो व्यक्ति को बहुत सारी बातों का जानना ज़रूरी हो जाता है। समाज के लिए कुछ मूल्य जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमें किसके माध्यम से पता चलते हैं? टीवी के माध्यम से। इस प्रकार यह माध्यम सरकार और जनता के बीच एक सेतु का, एक पुल का, एक कनेक्शन का, एक जॉइंट का निर्माण करता है। यह देखा गया है कि टीवी के विज्ञापनों का उनके दर्शकों के उपयोग के ढंग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी आपने देखा होगा, हमारी जीवन जो शैली है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसमें हम जितनी भी वस्तुएं उपयोग करते हैं उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है विज्ञापन का। जो ऐड हम टीवी पर देखते हैं, हम उस तरीके से उन वस्तुओं को उपभोग करने की, उनका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए व्यवसायी अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए टीवी का प्रयोग करते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसकी मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है विज्ञापन। टीवी देखते हुए जब हम विज्ञापन देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है और हम उसे उपयोग करने की सोचते हैं और उसको खरीदते हैं और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं इंटरनेट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, टीवी के अलावा हम इंटरनेट के माध्यम से भी पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। हम किसी से मिलना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट शेयर करना चाहते हैं या कोई भी जानकारी हो, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल, जूम ऐप, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति से बिना कहीं जाए जानकारी शेयर कर लेते हैं और मिल भी लेते हैं। आज बहुत सारे छोटे कस्बों और गाँवों में भी साइबर कैफ़े हैं। पहले साइबर कैफ़े हर जगह नहीं थे, इंटरनेट की सुविधा हर जगह नहीं थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि छोटे छोटे गाँवों में और कस्बों में भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट पर मिलने वाली जानकारी किसी भी अन्य मीडिया स्रोत से बहुत अधिक विविधतापूर्ण और विस्तृत होती है। देखिए, इंटरनेट पर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है किसी और अन्य मीडिया सोर्स की बजाय। यानी हम जितनी भी विस्तार में, जितनी भी विविधता से जानकारी लेना चाहते हैं, हम इंटरनेट से ले लेते हैं। हर शक्तिशाली माध्यम की तरह इंटरनेट भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि अगर कोई माध्यम हमारे लिए प्रभावशाली है तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफ़ेक्ट होते हैं। तो इंटरनेट का भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होने के साथ साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और ये किसी भी अन्य मीडिया स्रोत की तरह विवेकपूर्ण प्रयोग समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी ये हमारे प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है, हमारे विवेक के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है कि उसका हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल लें तो जब हम इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, तो इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी साइट्स भी होती हैं जिनमें ऐसा मटेरियल होता है जो युवाओं के लिए सही नहीं होती है। हमारे दिमाग के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे जीवन के लिए उन साइट का कंटेंट सही नहीं होता है। तो उन इन्फॉर्मेशन के साथ वो साइट भी उपलब्ध होती हैं और कई बार युवा उन साइट्स के जरिए अपना जीवन भी खराब कर लेते हैं। इंटरनेट अपराधियों द्वारा सूचना के आदान प्रदान का भी एक शक्तिशाली स्रोत है। देखिए, इंटरनेट के द्वारा जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रदान कर देते हैं और बहुत सारे क्राइम होते हैं। आपने देखा होगा, साइबर क्राइम होते हैं। हम घर बैठे हुए हैं और हमारे बैंक से पूरा पैसा निकल जाता है, हमारी व्यक्तिगत जानकारी के जरिए चोरी हो जाती है, बहुत सारे अपराध हो जाते हैं और हमारी हर गतिविधि पर इंटरनेट के जरिए अपराधियों द्वारा नज़र रखी जाती है, जो सामान्यतः लोगों को हानि पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपराधियों की, तो वो इंटरनेट का बहुत ही गलत उपयोग करते हैं समाज को हानि पहुंचाने के लिए और अपराधों के लिए। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न।
चर्चा कीजिए कि कोई व्यक्ति समाज के लिए कैसे योगदान दे सकता है। हम समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। अब तक हमने बात की कि समाज हमारे लिए क्या करता है, अब हम बात करते हैं कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम सभी को यह विदित होना चाहिए कि अगर कोई सोसाइटी हमें सिक्योरिटी प्रदान कर रही है, हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है और किसी समुदाय और देश ने हमें कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, तो हमारी भी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे भी कुछ सामूहिक उत्तरदायित्व हैं उस समुदाय, उस समाज के प्रति। यानी कि जिस समुदाय और समुदाय से हमने इतना कुछ लिया है, उसे वापस करना भी समाज के प्रत्येक सदस्य की महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। क्योंकि अगर हम समुदाय से केवल लेंगे, समाज से केवल लेंगे और बदले में कुछ नहीं देंगे, तो वो समुदाय, वो समाज कभी भी प्रगति, उन्नति नहीं कर सकता है। और समाज प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, तो हम भी प्रगति करेंगे और हम भी उन्नति करेंगे। हमें ये याद रखना चाहिए कि व्यक्तियों की इच्छा और भागीदारी के बिना समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी कोई भी समुदाय व्यक्तियों की भागीदारी से होता है। व्यक्तियों के पार्टिसिपेंट के बिना, उनकी भागीदारी के बिना, उनके उत्तरदायित्व के बिना कोई भी समाज जो है, कोई भी जो समूह है, उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए आपको अपने परिवार, समुदाय, समाज, देश, किसी भी समुदाय में आप रह रहे हैं, फिर चाहे वो परिवार हो, आपका जो कंट्री है यानी आपका देश है, आपका संसार है, आपका राज्य है, आपको उसका सक्रिय सदस्य बनने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि ना केवल आप अपना जीवन सुधार सकें बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बेहतर बना सकें। यह किसी व्यक्ति और समूह के बीच संबंध की एक ताकत होती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।